मित्रों, अपनी लेक्चर सीरीज में अब तक हमने फर्स्ट पिलर बैंकिंग फाइनेंस, सेकंड पिलर बजट, थर्ड पिलर बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, फोर्थ पिलर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इंक्लूडिंग दिस जीडीपी, आईआईपी, सीपीआई वगैरह, फिफ्थ पिलर दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, यहाँ तक पढ़ लिया। अभी हम अपने सफ़र के आखिरी मुकाम पर हैं, लास्ट पिलर, सिक्स पिलर दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मित्रों, मार्च 2017 में यूएनडीपी ने 2016 का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स प्रस्तुत किया। कुल मिला के वहाँ पर 5 इंडेक्स होते हैं। 2 ऑफ द इंडेक्सेस आर रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। हम वो पढ़ेंगे, भारत का वहाँ पर रैंक क्या रहा, और साथ ही साथ भारत में हेल्थ, एजुकेशन, विकलांगों के लिए, आदिवासियों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं वो एक साथ देख लेंगे। फिर ये यूएनडीपी रिपोर्ट में महिलाओं के रिलेटेड 2 इंडेक्स होते हैं, तो वहाँ पर भी भारत का क्या परफॉर्मेंस, और भारत में ये महिला विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं वो देखेंगे। एंड लास्टली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वो, और साथ ही साथ भारत में पॉवर्टी एंड हंगर रिमूवल के लिए कौन सी योजनाएं हैं। और ये सब खत्म होने पर इकोनॉमिक सर्वे का 10th चैप्टर इनकम, हेल्थ, फर्टिलिटी, कन्वर्जेंस पजल्स वो पढ़ेंगे। ये सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यूएनडीपी का जन्म कैसे हुआ। इकोनॉमी के थर्ड पिलर बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने पढ़ा था कि 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ से 3 संस्था उभर के आती है, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO। फिर 1945 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ से यूनाइटेड नेशंस निकल के आता है। ये यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि यूएन सेक्रेटरी जनरल को सिलेक्ट करेगी, फिर यूएन जनरल असेंबली जो कि उस सेक्रेटरी जनरल को 5 साल के लिए नियुक्त करेगी, एंड इनफॉर्मल सिस्टम इज कि उसको 2 टर्म के लिए एक ही आदमी को काम दे देते हैं, और रीजनल रोटेशन की सिस्टम रहती है। खैर, ये यूएन सेक्रेटरी जनरल अब तक कौन थे? साउथ कोरिया के बान की मून, लेकिन 1 जनवरी 2017 से नए ऑफिसर आ गए हैं, पोर्टुगल के एक्स प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस, और ये बैठेंगे किधर? यूएन सेक्रेटेरिएट इन द न्यूयॉर्क। 3 ऑर्गन देख लिए। फिर यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ इंटरनेशनल टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखती थी, लेकिन काफ़ी लंबे समय से ये इनएक्टिव है। देन फिफ्थ पिलर इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका काम है 2 देशों के बीच अगर कोई झगड़ा हो जाए तो सुलझाना, इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है। हमने कुलभूषण जाधव वाला केस ICJ में लड़ा और जीता। इसके अलावा भी एक संस्था है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, लेकिन वो यूएन सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो तो रोम स्टैट्यूट से साल 2002 में बनी। ICC का काम है इंडिविजुअल वॉर क्रिमिनल, जेनोसाइड क्रिमिनल, उनको पकड़ के जेल में भेजना। वैसे ये दोनों ही कोर्ट बैठती तो नेदरलैंड के हेग शहर में है। हम वापस आए 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन, तो ICJ देख लिया, और फिर छठा वाला है इकोसॉक काउंसिल दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब इसके नीचे 7 स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं। सबसे पहली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके अलावा एक UNFCCC नाम की संस्था भी है, बट डू नॉट कंफ्यूज दिस 2 थिंग्स। ये यूनेप वाले बैठते हैं केन्या के नैरोबी शहर में, ये तपस्वी गुंजाल का कैसीनो जिधर पे है। UNFCCC वो यूनेप के नीचे एम्प्लॉय नहीं है, इट केम आउट सेपरेटली। आप याद करो 1992 में ब्राज़ील के रायो डी जेनेरियो शहर में अर्थ समिट हुई थी, और उसके परिणाम स्वरूप जो कुछ ट्रीटीज, कन्वेंशन, ऑर्गेनाइजेशन निकल के आए, उसमें से एक था ये UNFCCC। तो उसका जन्म स्थान ब्राज़ील, वैसे उसकी डिपोजिटरी तो यूएन सेक्रेटेरिएट में ही रहती है, मतलब न्यूयॉर्क में। खैर, ये UNFCCC आगे चल के उसका क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस ट्रीटी, लेटेस्ट समिट किधर पे हुई? 2016 की मोरक्को के माराकेश शहर में, और 2017 की होगी जर्मनी के बॉन शहर में। यहाँ तक देख लिया। वापस आते हैं इकोसॉक की 7 स्पेशलाइज्ड एजेंसी, यूनेप, उसके बाद बच्चों के लिए यूनिसेफ, रेफ्यूजी का हाई कमिश्नर, ट्रेड डेवलपमेंट के लिए एक संस्था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक संस्था। बट ये जो 2 संस्था है उसको WTO के साथ कंफ्यूज मत करो। WTO का उद्गम कहाँ से हुआ? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से, और फिर वो आगे चलते चलते हर 2-2 साल उसकी मीटिंग होती है। 2015 में किधर हुई? अगेन जहाँ पर तपस्वी गुंजाल का कैसीनो है, केन्या के नैरोबी शहर में। और 2017 में कब होगी? किधर होगी? अर्जेंटीना के बुएनो एरिस शहर में। वापस आते हैं स्पेशलाइज एजेंसी, 6ठे नंबर की है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, लेकिन ग्लोबल हंगर रिपोर्ट इंडेक्स ये लोग नहीं बनाते, वो दूसरी संस्था है, वो भी हम इंडेक्स तो पढ़ेंगे।
इकोसॉक की 7वें नंबर की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इनकी भी बैठक न्यूयॉर्क में ही है और ये लोग बनाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट की पूरी संकल्पना 1990 में पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक और भारत के इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अमर्त्य सेन ने मिलकर दी थी। हर साल ये लोग रिपोर्ट बनाते हैं। साल 2015 का यूएनडीपी रिपोर्ट का थीम रहा वर्क फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास में कार्य का महत्व। अब साल 2016 का रिपोर्ट जो कि मार्च 2017 में आया, उसका थीम रहा ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर एवरीवन, सभी के लिए मानव विकास। इसका मतलब ये कि अभी सभी का मानव विकास नहीं हो रहा है। यस, यूएनडीपी ने यही बातें रिपोर्ट में बोली हैं कि साउथ एशिया के अंदर पुरुषों का मानव विकास महिलाओं से 20 पॉइंट ज़्यादा है। नेपाल के अंदर ब्राह्मणों का मानव विकास दलितों से ज़्यादा है। पूरे विश्व में हर एक जगह पैसों के रूप से जो रसूखदार हैं, एलिट्स, देन रिलीजियस एंड एथनिक मेजोरिटी, वो बाकी लोगों से आगे बढ़ गए हैं। और क्लाइमेट चेंज के अनुसंधान में बोले तो हाल की पीढ़ी का मानव विकास भविष्य की पीढ़ियों से ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि भविष्य में ये इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल, पानी, भोजन, हर एक चीज़ की इतनी तंगी होगी कि तब मानव विकास ठीक से हो नहीं पाएगा। उस अनुसंधान में फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात है और वो सारा बोल बच्चन चला। तो ये यूएनडीपी का लेटेस्ट रिपोर्ट बोलता है कि सबका मानव विकास नहीं हो रहा है, करना चाहिए। उसके लिए क्या करोगे? रिपोर्ट ने कहा कि 4 प्रकार की पॉलिसी बनाइए। यूनिवर्सल पॉलिसी, जैसे शहरों में हेल्थ केयर बढ़िया है तो फिर गांव में भी बढ़िया होना चाहिए। यूनिवर्सल पॉलिसी हमेशा होनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, कुछ भी। सेकंड, एम्पावरिंग पॉलिसी, हर एक पॉलिसी के अंदर ये विकलांगों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए कुछ अलग से प्रोविजन होने चाहिए। थर्ड, अफर्मेटिव पॉलिसीज, मतलब सिविल राइट्स प्रमोशन, एट्रोसिटी प्रिवेंशन वगैरह। एंड लास्टली, रिजिलियंट पॉलिसीज, सामान्य समय में आपके देश का बढ़िया मानव विकास हो, लेकिन ये आईसिस वाले कुछ आतंकवाद फैलाए, जीका एपिडेमिक आ जाए और अचानक से पूरा सिस्टम खड्डे में चला जाए, देन योर पॉलिसीज वेर नॉट रिजिलियंट। तो रिजिलियंट, मजबूत, पुख्ता करने की जरूरत है। खैर, ये सभी बोल बच्चन मुख्य परीक्षा के लिए काम के हैं तो तब आराम से पढ़ेंगे। अभी प्रीलिम के लिए काम की चीज़ तो है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और उसके 5 इंडेक्स। सबसे पहला इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसकी गिनती कैसे होती है, भारत में मानव विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं और भारत का रैंक क्या रहा, इस सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। ये मिल्खा सिंह मूवी में लोग गाना गा रहे हैं, हवन कुंड, और गाने की शुरुआत कुछ ऐसे होती है, नाता धोता सुखाता सारे ऑर्डर बजाता। उसी प्रकार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? पैदा होता, पढ़ता, पैसे कमाता, मतलब टू लिव अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, टू बी एजुकेटेड एंड नॉलेजेबल एंड टू एंजॉय अ डिसेंट इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 3 चीज़ें आप आंकड़े निकालो, इनका मल्टीप्लिकेशन करो और फिर क्यूब रूट निकालो, अर्थात ज्योमेट्रिकल एवरेज निकालो इन तीनों चीज़ों का, और जो आंकड़ा आपको मिले दैट इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के सबसे पहले पिलर पैदा होता, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, उससे हम योजनाओं की शुरुआत करते हैं। साल 2002 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी को मार्च 2017 में अपडेट किया गया और बोला कि ये पैदा होता वहाँ से लेके पूरी जिंदगी बढ़िया हेल्दी लाइफ के लिए क्या करेंगे। इन्फेंट मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी, अंडर 5 मोर्टालिटी, इनको कम किया जाएगा। आदमी थोड़ा बड़ा हो गया और बिन संक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज, इससे होने वाली मृत्यु के ऊपर भी काबू लाएंगे। एड्स के ऊपर भी काबू लाने के लिए 90-90-90 सिस्टम लाएंगे। और ये सब कुछ करने पर लाभ क्या होगा? हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाकर 70 ईयर्स कर देंगे बाय द ईयर 2025। मित्रों, ये है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के टारगेट्स। मार्च महीने में ये आई, लेकिन उसके पहले ही 1 फरवरी को बजट तो प्रस्तुत हो गया था और बजट के अंदर ये रेड कलर वाले 2 बॉक्स, उसके टारगेट्स बोले गए थे। इसके लिए कौन कौन सी योजना अभी पढ़ेंगे, बट सबसे पहले ये HIV के अंदर 90-90-90 टारगेट, ये क्या चीज़ है? UN एड्स प्रोग्राम जो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में WHO के साथ बैठता है, उन्होंने टारगेट बनाया कि बाय द ईयर 2020 हमने क्या काम करना है, पूरे विश्व में जितने लोग को HIV है उन सबका टेस्टिंग करके कम से कम 90% को बता दिया जाए कि तुमको HIV है, और उनमें से 90% को दवा पे, ट्रीटमेंट पे चालू कर दिया जाए, और उनमें से 90% को वायरली सप्रेस कर दिया जाए। वायरली सप्रेस करने का मतलब ये नहीं कि एड्स वो आदमी में ख़त्म हो गया, बट उसके शरीर में HIV वायरस के काउंट एकदम कंट्रोल में आ जाएंगे, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में HIV ट्रांसफ़र, इन्फेक्शन की चांस बहुत कम हो जाएगी। ये आदमी जिंदा रहेगा,
पूरा दिन उसने बिस्तर पे लेटा नहीं रहना पड़ेगा, हाँ नियमित दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, एंड ही विल बी एबल टू द नॉर्मल वर्क। अब प्रश्न होता है इससे लाभ क्या होगा। इकोनॉमी को लाभ कुछ इस तरह से होगा, साल 2000 और उससे पहले जिन लोगों को एड्स होता था मैक्सिमम 8 साल वो दवाइयाँ लेके भी जिंदा रह सकते थे, लेकिन आज के समय में ट्रीटमेंट मेडिसिन में इतनी क्रांति आ गई है कि 2010 के बाद जिसको HIV पॉजिटिव हो जाए स्टिल वो 55 साल तक जिंदा रह सकता है इफ़ वी इम्प्लीमेंट दिस 90-90-90 स्ट्रेटेजी। इसलिए UN एड्स प्रोग्राम ने ये बोला और हमने अपनी नई हेल्थ पॉलिसी में भी यही जिक्र किया है। हेल्थ पॉलिसी 2017 में और क्या क्या बातें हैं। मुफ्त में ड्रग डायग्नोसिस ट्रीटमेंट दी जाएगी, उसके लिए ढेर सारा पैसा चाहिए होगा, तो टारगेट रखा है कि GDP का 2.5% इतना सारा खर्चा करेंगे और वो पैसे में से 2/3 रकम तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को ही दी जाएगी और उनको वेलनेस सेंटर के रूप में तब्दील किया जाएगा, रिफॉर्म किया जाएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगी, देन टर्सरी ट्रीटमेंट एंड सो ऑन। मित्रों, आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगेन ही विल आस्क फॉर एक्सरे, CT स्कैन, ब्लड रिपोर्ट लेके आओ। तो सोचिए अगर कोई एक गूगल ड्राइव जैसा सिस्टम होता जहाँ पर आप अपना पूरा मेडिकल डेटाबेस रख देते एंड देन द डॉक्टर कैन एक्सेस इट फ्रॉम हिज टैबलेट एंड लैपटॉप, तो कितनी आसानी हो जाती सभी लोगों को। बस यही चीज़ लागू करने के लिए एक नेशनल डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि ये डिजिटल हेल्थ केयर नेटवर्क का काम देखेगी। 2020 तक एक डिजीज़ रजिस्ट्री बनाएंगे ताकि ये जीका वायरस, बर्ड फ्लू, पोलियो ये सब के ऊपर नियंत्रण रखने में सुविधा रहे। इसके अलावा बोल बच्चन बहुत किया गया है कि मेडिकल डिवाइस के दाम कम कराएंगे, उसके लिए मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देंगे, जेनेरिक ड्रग्स को प्रोत्साहन देंगे, आयुनाश और योगा को प्रोत्साहन देंगे। वैसे तो लिखा है आयुष बट मैं उसको बोलता हूँ आयुनाश ताकि पूरे वर्णन में सुविधा रहे। आयुर्वेदिक, यूनानी, NA दैट इज नेचुरोपैथी, सिद्ध एंड होम्योपैथी प्लस योगा, आयुनाश एंड योगा। खैर ये सारा बोल बच्चन मुख्य परीक्षा में देखेंगे। मित्रों, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 हमने पढ़ ली। अभी अलग अलग योजनाएं देखते हैं, एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा एक तो प्रेग्नेंट वीमेन के लिए क्या, फिर बच्चा पैदा हो गया तो क्या, और बच्चा बड़ा हो गया तो क्या। इस सीक्वेंस में योजनाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए 2016 नरेंद्र मोदी लेके आए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। सिद्धांत कुछ इस तरह से है, हर एक गर्भवती महिला को महीने की 9वीं तारीख को स्पेशलिस्ट द्वारा मेडिकल चेकअप किया जाएगा। उसके बाद आशा वर्कर्स उसको आयरन फॉलिक टैबलेट्स, वैक्सीनेशन, फ्यूचर फैमिली प्लानिंग ये सारी सलाह विमर्श देगी। अगर सरकारी डॉक्टर नहीं मिले तो प्राइवेट डॉक्टर्स की भी मदद ली जाएगी। ये एक योजना। अब कांग्रेस के समय में ऐसे ही उद्देश्य से कुछ और योजनाएं थी, जैसे जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना। बैकएंड में फंडा वही था कि प्रेग्नेंट वीमेन का मेडिकल चेकअप, फिर क्लिनिक में डिलीवरी, वैक्सीनेशन एंड सो ऑन। पर फिर ये नई योजना आ गई और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना की गाइडलाइन में बोला गया है कि ये जो पुरानी योजना थी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, वहीं से पैसा फंडिंग में यूज़ करेंगे। सो दिस इज द न्यू थिंग। और वैसे भी मित्रों आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुरानी नहीं, मोदी के आने के बाद वाली योजना से खास सवाल निकलते हैं। तो पुरानी में क्या सेलिएंट फीचर थे, लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम इन दैट, ये नया याद रखो। अच्छा, तो हेल्थ मिनिस्ट्री प्रेग्नेंट वीमेन के मेडिकल चेकअप के लिए एक ये योजना चलाती है प्रधानमंत्री के नाम पर। तो फिर महिला बाल विकास मंत्रालय क्या करता है, बच्चों के लिए शिशु गृह बनवाता है। साल 2010 में वो लेके आए इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। उद्देश्य ये था कि गरीब महिला प्रेगनेंसी के दौरान ये मजदूरी कम करे और मेडिकल चेकअप, क्लिनिकल डिलीवरी, वैक्सीनेशन के लिए आए और बदले में उसको कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र दिया जाएगा। आगे चल के साल 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, वहाँ पर भी प्रावधान था कि प्रेग्नेंट वीमेन को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। अब उसको लागू कराने के लिए 2015 में थोड़ा इंदिरा गांधी योजना को ट्यून अप किया गया कि 4,000 रुपये देंगे और 53 डिस्ट्रिक्ट में पायलट किए जाएंगे। फिर 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी, और नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी का उपहार, उन्होंने बोला हर एक प्रेग्नेंट वीमेन को 6,000 रुपये देंगे फॉर दिस हॉस्पिटल एडमिशन, वैक्सीनेशन एंड न्यूट्रिशनल फूड। अब वो चीज़ लागू करने के लिए 2017 के बजट में ये महिला बाल विकास मंत्रालय को 2,700 करोड़ दिए और जो पुरानी योजना थी उसको रिवर्क किया गया। तो इंदिरा गांधी नहीं, प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना, और वहाँ सेलिएंट फीचर क्या, 19 साल से ज़्यादा की उम्र वाली मदर, उसको पहले 2 बच्चों के लिए 6,000 रुपये दिए जाएंगे। एंड द कॉस्ट शेयरिंग विल बी 60-40-90-10, मतलब एक प्रकार से कोर स्कीम हो गई।
क्रिटिक्स का ये मानना है कि 2700 करोड़ में और नीचे राज्य सरकार वाले भी पैसे दे तो भारत में जितने पैदा होते हैं उसके सामने ये पर्याप्त नहीं है। खैर, ये योजना आई तो सेलिएंट फीचर क्या है? पहले जो इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना थी उसके बदले प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना। इसका लाभ किसे नहीं मिलेगा? जो महिला या उसका पति सरकारी नौकरी सरकारी कंपनियों में काम करता है उसको नहीं मिलेगा। बाकी सब ने जाके रजिस्ट्रेशन कराए, आशा वर्कर को मिले, बैंक में खाता खुलवाएं एंड देन ऑल दिस प्रोसेस। पहला इंस्टॉलमेंट 1500 रुपये का कब मिलेगा कि आपने चेकअप करवाया, फिर आपको ये आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट टैबलेट मिली, वो आपने नियमित रूप से लेनी है ताकि महिला को एनीमिया ना हो और बच्चा लो बर्थ वेट वाला पैदा ना हो। फिर महिला ने ये टीटेनस वाला इंजेक्शन वैक्सीनेशन लेनी पड़ेगी एंड सो ऑन। फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट उसी प्रकार पोलियो की खुराक खिलाएंगे एंड दिस एंड दैट। तो 1500 और 1000 रुपये कंडीशनल कैश ट्रांसफर सीधा आपके बैंक अकाउंट में जमा होगा। सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। प्रश्न, ये सब करने से क्या लाभ होगा? मित्रों, आज की तारीख में पूरे भारत में 40% डिलीवरी ही क्लिनिक हॉस्पिटल में होती है। बाकी के गरीब और दूर दराज के इलाकों में वो किसी दाई से या घर से जब प्रेगनेंसी होती एंड डिलीवरी होती है, सो इट लीड्स टू हायर मैटरनल मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, माल न्यूट्रिशन की समस्या, डिजीज़ की समस्या, क्योंकि पोलियो की खुराक नहीं ली, ये आयरन फॉलिक वाला टैबलेट नहीं खाया वगैरह। तो इन सबसे लड़के अपना जो हेल्थ पॉलिसी का टारगेट है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स तक पहुंचानी है, देन वी हैव टू डू दिस थिंग्स। और वैसे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी यही सारी बातें हैं, तो एक ही योजना से बहुत सारे काम हो जाएंगे। अब ये यहाँ पर ये पोलियो वगैरह वैक्सीन की बात करी है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री वैक्सीनेशन के लिए 85 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, फिर मोदी ने बोला 2014 से 20 के लिए मिशन इंद्रधनुष, जिसके अंतर्गत ये महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं को और बालकों को मुफ्त में 7 अलग अलग रोगों के लिए वैक्सीनेशन दिया जाएगा। उसके अलावा कुछ राज्यों में जापानीज एनसेफेलाइटिस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी के वैक्सीनेशन भी देंगे। साल 2016 में और अपडेट आया कि 4 नए वैक्सीन ऐड किए गए। डायरिया से बचने के लिए रोटावायरस, फिर इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन बाइवैलेंट। ये WHO का बोलना है कि अब तक आपने जो काम किया बढ़िया, बट अब भविष्य में रेयर पोलियो डिसऑर्डर नहीं हो, इसके लिए ये नई चीज़ भी देनी है। देन जापानीज एनसेफेलाइटिस फॉर एडल्ट्स एंड लास्टली मीजल्स एंड रूबेला। मीजल्स रूबेला नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है। 2017 फरवरी में हेल्थ मिनिस्ट्री ने मीजल्स रूबेला कैंपेन लॉन्च किया। एक ही वैक्सीन देंगे बट उससे 2 रोग से आपको बचा सकते हैं। टारगेट ग्रुप 9 महीने से लेकर 15 साल की आयु कम हो ऐसे बच्चों को। मीजल्स क्या है? एक प्रकार का वायरल फीवर विथ स्किन रैश, ये फोटो में जैसा दिखाया है। तो फिर रूबेला क्या है? उसको जर्मन मीजल्स बोलते हैं। रिलेटिवली माइल्ड इन्फेक्शन रहता है, लेकिन अगर गर्भवती महिला को ये इन्फेक्शन लग जाए तो उसके बच्चों को फिर ये दिल की, आँख, कान, उस वहाँ पर डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो फ्यूचर जनरेशन की महिलाओं को ये इन्फेक्शन नहीं लगे, उसके लिए शर्त क्या है? अभी महिला पुरुष जो बेटे बेटियां हैं उनको वैक्सीन दे दो ताकि फ्यूचर में किसी को इन्फेक्शन ना हो। सो फॉर दैट रीज़न मीजल्स रूबेला कैंपेन चलाया जा रहा है। तो मदर्स के लिए और नए पैदा हुए बच्चों के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजना हमने देख ली। नाउ लेट अस ओनली फोकस ऑन द न्यूबॉर्न। कांग्रेस के ज़माने में थी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। बेसिकली ये बच्चों में चश्मे के नंबर, हार्ट में कोई होल तो नहीं है, डिसेबिलिटी वगैरह की चेकअप किया जाता था। देयर लाइफ स्किल, सेक्सुअल हेल्थ, एडिक्शन से लड़ेंगे वगैरह वगैरह। वो योजना अभी भी चलती हैं, बट हमने फोकस करना है मोदी योजना पर। 2014 सितंबर में मोदी लेके आए इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान INAP, जहां पर सिद्धांत है कि नियोनेटल मोर्टालिटी मतलब जन्म के पहले 28 दिन में ही बच्चे का मृत्यु हो जाए, उसको कम करना है। अभी जो 2 डिजिट रेट चल रहा है उसको सिंगल डिजिट में लाना है बाय द ईयर 2030। और उसके लिए ये RMNCH+A अप्रोच, वो ऐसे फुल फॉर्म याद नहीं करना, बस न्यूबॉर्न एक्शन प्लान का उद्देश्य क्या है? नियोनेटल मोर्टालिटी। नियोनेटल मोर्टालिटी क्या होता है? पहले 28 दिन में मर गया वो। इतने लिमिटेड चीज़ें ही आप याद करें, सब कुछ दिमाग में लेने गए तो याद कुछ नहीं रहेगा। वापस आते हैं मित्रों, हम लोग हेल्थ स्कीम्स पढ़ रहे हैं और सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रेग्नेंट वीमेन के लिए क्या, मदर्स के लिए क्या देख लिया, न्यूबॉर्न बच्चों के लिए क्या वो देख लिया। नाउ बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सभी लोगों के लिए कोई योजना है क्या? हाँ, एक योजना है नेशनल हेल्थ मिशन, जिसके 2 कंपोनेंट है, रूरल कंपोनेंट एंड अर्बन हेल्थ मिशन। इंडिया ईयरबुक 2017 में बोला गया है कि जिस इलाके में 50,000 से ज़्यादा आबादी हो वहाँ पर अर्बन हेल्थ मिशन लागू होता है। रूरल कंपोनेंट में आशा वर्कर होती है, उसी प्रकार अर्बन कंपोनेंट में भी आशा वर्कर तो होती है। ये नेशनल हेल्थ मिशन एक प्रकार से कोर स्कीम है, मतलब यूनियन स्टेट का कॉस्ट शेयरिंग क्या होगा? 60-40-90-10।
नए बजट में हेल्थ मिशन के लिए कुल मिला के 27,000 करोड़ वेर गिवन और उसके ज़्यादातर पैसे तो रूरल कंपोनेंट के लिए हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 याद करो, वहाँ बोला गया कि जीडीपी का 2.5% इतना ज़्यादा हम खर्चा करेंगे तभी पब्लिक हेल्थ केयर बढ़िया हो सकता है। एफआरबीएम एक्ट के साथ मैंने आपको पढ़ाया था कि 2017 के लिए भारत का जीडीपी क्या रहेगा, इन्फ्लेशन नॉट एडजस्टेड बोले तो 168 लाख करोड़, तो उसके 2.5% निकालो कितने होंगे, 4,200 लाख करोड़ रुपए, और उसके सामने अलॉट कितना हुआ 27,000 करोड़, और नीचे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और राज्य सरकार करके भी ये तो बहुत बड़ी रकम है। मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत तकलीफ होगी। खैर, हमने एक कोर स्कीम देख ली, नेशनल हेल्थ मिशन। ऐसा एक दूसरा कोर स्कीम है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब बिन संक्रामक रोग जैसे कि हार्ट, डायबिटीज, कैंसर, उन सबसे लड़ने के लिए एक जॉइंट प्रोग्राम चलता है हेल्थ मिनिस्ट्री एंड आयुष मिनिस्ट्री के साथ। पहले हेल्थ मिनिस्ट्री पूरा काम देखती थी, बट देन आयुष मिनिस्ट्री 2014 से अलग हो गई। मैंने यहाँ पर भी आयुनाश इसलिए लिखा है, आयुर्वेद, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्ध, होम्योपैथी, और लेटेस्ट एंट्री उसमें हुई तिबेटियन सोवा रिग्पा मेडिसिन सिस्टम। 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं क्योंकि यूएन जनरल असेंबली ने ऐसा बोला है। वैसे अगर आयुष का मंत्रालय अलग किया गया तो फिर आयुष ड्रग के लिए कानून भी अलग होना चाहिए, बट अभी भी वो तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर ही ज़्यादातर तो आता है। खैर, नए बजट में क्या बोला गया, भारत के अंदर जो करीब 1.5 लाख प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं उनको वेलनेस सेंटर के रूप में तब्दील किया जाएगा। फिर ये ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, उसके अंतर्गत आंगनवाड़ी बनाई गई है, वहाँ पर हम लोग महिला शक्ति केंद्र बनाएंगे जो महिलाओं को एक ही जगह पर ये वोकेशन मतलब स्किल की तालीम, वैक्सीनेशन, वो सारी चीज़ें, एंड वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस के सामने कोई लीगल मेडिकल हेल्प वगैरह चाहिए, उन सबकी मदद ये एक ही महिला शक्ति केंद्र से दिलवाएंगे। वैसे दोस्तों 2015 बजट में भी ये बोला गया था कि निर्भया फंड से हम सखी वन स्टॉप सेंटर बनाएंगे, तो एक चल रहा है, तो ये नया मतलब कुछ ना कुछ उद्घाटन करते रहना है। फिर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए 6,000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मैंने आपको पढ़ा दिया। फिर ये काला अजहर, फाइलेरियासिस, लेप्रोसी, मीजल्स, टीबी, इन सबको ये वाले साल में एलिमिनेट करने के लिए एक्शन प्लान बनाए जाएंगे। कौन से साल में क्या एलिमिनेट करना, इतना छोटी चीज़ें याद करने का कॉस्ट बेनिफिट कुछ खास है नहीं, लेकिन आपके लिए होमवर्क ये है मित्रों कि ल्यूसेंट जनरल नॉलेज या किसी जनरल स्टडीज़ मैनुअल में ये देख लेना कि ये वाले रोग कौन से वायरस, बैक्टीरिया, फंगस किसके कारण होते हैं। खैर, ये सभी रोग से इतना लड़ना है, एलिमिनेट करना है, तो फिर ढेर सारे डॉक्टर्स की आवश्यकता होगी। उसके बाबत नए बजट में क्या बोला गया, जेटली ने कहा कि हर साल 5,000 नई पोस्ट ग्रेजुएशन सीट्स हम बढ़ाते रहेंगे। झारखंड, गुजरात के अंदर 2 नए एम्स खोले जाएंगे। MBBS करने के बाद एक तो रास्ता बनता है पोस्ट ग्रेजुएशन का, वो MSMD वाला, दूसरा रास्ता बनता है DNB, दैट इज डिप्लोमा इन नेशनल बोर्ड अंडर द हेल्थ मिनिस्ट्री। मतलब ये सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ही एक प्रकार से रेसिडेंशियल प्रोग्राम चलाया जाता है। तो जेटली ने कहा कि ऐसी और नई नई हॉस्पिटल्स को कवर करके इसके माध्यम से और लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन की संख्या बढ़ाएंगे। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में सुधार करेंगे ताकि लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिले, और वहाँ से अपना एक अलग सब टॉपिक शुरू होता है, सस्ती दवाइयों के लिए क्या। केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, उसके नीचे एक डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, वो पूरे भारत में करीब 850 प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना टाइप के जन औषधि केंद्र चलाता है। सिद्धांत कुछ इस तरह से है, राज्य सरकार जिले के हॉस्पिटल में एक रूम या जगह, कमरा आपको दिलवाएगी, फिर ये फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट वाले किसी NGO एजेंसी व्यक्ति को बोलेंगे कि आप ये दुकान चलाओ, और बैकएंड में रॉ मटेरियल माल कौन सप्लाई करेगा, एक सरकारी कंपनी है जो जेनेरिक ड्रग्स ये जन औषधि केंद्र को दिलवाती है। तो इस प्रकार से मित्रों एक सरकारी कंपनी जेनेरिक ड्रग्स सरकारी दुकान को देती है और वहाँ से सस्ते में लोगों को मिलता है, दैट इज जन औषधि योजना। लेकिन ये प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी जो महंगी दवाइयाँ बनाती हैं, प्राइवेट मेडिकल स्टोर जो कि महंगे दामों पर वो बेचते हैं, उससे लड़ने के लिए क्या, 1955 में बना एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, और उसके अंतर्गत फिर बनाया गया ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995। उसको लागू करने के लिए 97 में फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के अंदर एक संस्था बनी नप्पा, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये एक प्रकार की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसका कोई कानून नहीं है, तो मतलब UIDAI टाइप का आप सोचो। अगर कोई व्यक्ति, कंपनी या दुकानदार दवा के ज़्यादा दाम लूट रहा है तो उससे वो पैसा भी वसूल करेगी विथ 15% इंटरेस्ट अंडर दिस DPC और ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ये नप्पा की एक ऐप भी है, फार्मा सही दाम।
इनका एक पोर्टल भी है फार्मा जन समाधान, जहाँ पर व्यक्ति जाके हमको ये दवाई के दाम में ये तकलीफ है, समस्या के लिख सकते हैं, उसका समाधान किया जाता है। इतनी सिस्टम तो चल रही थी। इसके अलावा क्या हुआ, साल 2011 में हेल्थ मिनिस्ट्री वाले लेके आए नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, और फिर 2012 में लेके आए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी, जिसके अंतर्गत नप्पा वाले ये एसेंशियल मेडिसिन का मैक्सिमम प्राइस क्या होना चाहिए वो तय करेंगे। स्टेंट इशू क्या है? इट इज़ अ मेडिकल डिवाइस जो आर्टरीज मतलब धमनियों में लगाया जाता है ताकि आपके हृदय तक खून पर्याप्त मात्रा में पहुंच सके। ये स्टेंट के दो प्रकार होते हैं, एक बेयर मेटल और दूसरा है ड्रग एल्यूटिंग। तकलीफ ये थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लूट बाजार मचा के रखा था। 45,000 रुपीज़, 1,20,000 रुपीज़, उससे भी ज़्यादा दाम में किया जाता था। इसलिए नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में ये स्टेंट के नाम को भी एंटर किया गया ताकि नप्पा उसके मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर सके, और नप्पा ने किए कि बेयर मेटल वाला 7,600 रुपये और ड्रग एल्यूटिंग वाला 31,000 रुपये से ज़्यादा में नहीं बेच सकते कोई। अब प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इसको काउंटर करने के लिए स्टेंट तो इसी मैक्सिमम प्राइस पे ही बेचते हैं, बट उसके ऊपर हमारे सर्जरी का इतना खर्चा बोल के पेशेंट का तो अभी भी लूट बाजार ही चल रहा है। मित्रों, ये उसी तरह से है जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाईवे के ऊपर दारू की दुकान नहीं होनी चाहिए, तो राज्य सरकारों ने हाईवे को ही डाउनग्रेड करके बोल दिया ये हाईवे नहीं, इसको लोकल रोड बोलते हैं। मतलब अपने भारत का ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131st रैंक क्यों है? क्योंकि अपनी लोग ही ऐसी टुच्ची मानसिकता से चलते हैं। खैर, हम लोग वापस आए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गिनती कर रहे थे, पैदा होता, पढ़ता, पैसे कमाता। अब पैदा होता से लेके लाइफ एक्सपेक्टेंसी तक पूरे कौन कौन सी योजनाएं हमने देख ली। यूएनडीपी बोलते हैं कि साल 2016 के लिए भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज 68.3 ईयर्स, तो ये हमने समझ लिया। अभी आगे बढ़ते हैं। दूसरा पिलर पढ़ता एजुकेशन के बारे में क्या क्या चल रहा है। साल 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का फंडामेंटल राइट दिया गया, और उनके पेरेंट्स गार्डियन के ऊपर ये फंडामेंटल ड्यूटी रखी गई कि आप अपने बच्चों को पढ़ाना। ये पूरी चीज़ लागू करने के लिए साल 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया, जिसके अंतर्गत गरीब बच्चों को सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 25% रिजर्वेशन दिया जाता है। लेकिन ये चीज़ माइनॉरिटी स्कूल में लागू नहीं होती। राइट टू एजुकेशन एक्ट की एक बड़ी समस्या यह है कि वहाँ 8वीं कक्षा तक किसी को फेल नहीं करेंगे। एक्चुअली दे हैव एन एग्जामिनेशन सिस्टम, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो शिक्षक ने हर एक विद्यार्थी का बारीकी से मूल्यांकन करके पूरा साल ये निबंध लिखो, प्रोजेक्ट करो, असाइनमेंट वगैरह, बट दे ठोक सबको पास कर देते हैं। सो कॉन्सिक्वेंटली आवर लर्निंग आउटकम्स आर वेरी पुअर। और फिर 10वीं में ये नकल माफिया की समस्या वगैरह। तो नए एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि क्लास 5 एंड क्लास 8 पे एग्जामिनेशन देशी पद्धति वाली ली जाए, पेन एंड पेपर टेस्ट। अगर बच्चा फेल हो जाए तो उसको सेकंड अटेम्प्ट देने को बोलो, फिर भी फेल हो जाए तो फिर उसको 1 साल के लिए उसी क्लास में डिटेन कर लो। साल 2018 से ऐसी नई पॉलिसी लागू करेंगे और राज्य सरकारों के लिए ऑप्शनल होगा। जिनको करना है वो करे, जिनको बिहार की तरह देठोक चलाना है वो पुरानी सिस्टम से चले। दिल्ली और राजस्थान ने अपने विधानसभा के अंदर ही ये नो डिटेंशन पॉलिसी रद्द करने के लिए अमेंडमेंट पास किए, बट एचआरडी मिनिस्ट्री का मानना है कि क्योंकि राइट टू एजुकेशन इज अ सेंट्रल एक्ट, तो केवल हम अमेंडमेंट करेंगे और 2018 तक ये पूरी चीज़ लागू करवाएंगे। खैर, राइट टू एजुकेशन तो एक्ट बना, अब नीचे स्कूलों का विकास करने के लिए योजना है कि नहीं? हाँ, सर्व शिक्षा अभियान, जिसके अंतर्गत ये प्राइमरी स्कूल में हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग, इमारत, टॉयलेट्स एंड एवरीथिंग। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वहाँ पर आने वाले शिक्षक वगैरह। 2015 में ये सर्व शिक्षा अभियान के नीचे एक सब कंपोनेंट बनाया गया, पढ़े भारत बड़े भारत। कारण कुछ इस तरह से था, आप पाते होंगे हर एक साल एनजीओ प्रथम वाले एक एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, असर रिपोर्ट निकालते हैं कि 5वीं कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षा की किताबें भी नहीं पढ़ पाते। तो वो जो लर्निंग आउटकम्स आर वेरी पुअर फॉर मैथमेटिक्स एंड रीडिंग, उसको इम्प्रूव करने के लिए पहली और दूसरी कक्षा में एक्स्ट्रा क्लास लिए जाएंगे। ऐसी ये योजना है पढ़े भारत बड़े भारत। और तीसरा, मिड डे मील, वो भी एचआरडी मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लागू करता है। आपको पता ही होगा, मुफ्त में फूड एंड रेशन मिलेगा फ्रॉम क्लास 1 to 8 एट गवर्नमेंट स्कूल्स, मदरसा, मकतब। नए बजट में मिड डे मील के लिए 10,000 करोड़ दिए गए। आगे चल के सरकार ने बोला कि आधार कार्ड कंपलसरी होगा ताकि ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उससे लीकेज से लड़ सके।
उसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान में 23,500 करोड़ दिए गए। ये दोनों ही योजनाएं कोर स्कीम है, मतलब कॉस्ट शेयरिंग क्या होगा 60-40-90-10। चलिए क्लास 1 से लेके 8 तक आपने पढ़ाई पूरी कर दी, अभी आगे बढ़े तो क्या। हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए योजना है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उससे भी आगे बढ़ गए। नई कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए क्या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इन दोनों के लिए भी कितना पैसा वो काम करने, बस कोर स्कीम है, इतना याद रखो। शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता है, लेकिन शिक्षक को भी किसी ने तालीम देनी चाहिए कि विद्यार्थी को कैसे पढ़ाना है। सो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पे शुरू किया था बजट 2014 में, उसके लिए भी पैसे दिए गए। जो लोगों ने स्कूल की पढ़ाई नहीं करी, ऐसे अनपढ़ लोगों के लिए प्रौढ़ साक्षरता, तो साक्षर भारत अभियान चलता है फॉर एडल्ट लिटरेसी। और ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के अंदर भी साक्षरता बढ़ानी है, वो बोल के महिला समाख्या स्कीम भी चलती है। ये सभी कोर स्कीम का हिस्सा है। एंड लास्टली एक TSR सुब्रमण्यम कमेटी बनाई गई थी कि पूरे एजुकेशन के अंदर क्या सुधार करने एक नई पॉलिसी बनाते हैं। TSR सुब्रमण्यम ने जो इनपुट्स दिए उस हिसाब से HRD मिनिस्ट्री ने एक नई ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी 2016 वेबसाइट पे रखी थी। जनता से इनपुट भी मांगे थे, बट फाइनलाइज कुछ अभी तक हुआ नहीं। अब जावड़ेकर बोलते हैं कि दिसंबर 2017 तक फाइनलाइज करके रखेंगे। तो मतलब कि आप लोग बच गए, मीन्स में ये टॉपिक आपको परेशान नहीं करेगा, पर इनडायरेक्टली कर सकता है कि एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स लेने हैं। तो TSR कमेटी के पॉइंट्स वैसे दमदार हैं लिखने के लिए, तो उस वक्त ये लेक्चर लिंक का वीडियो देख लेना। मित्रों, जैसे नेहरू के ज़माने में इंस्पेक्टर राज चलता था, उसी प्रकार मोदी के ज़माने में ऐप एंड पोर्टल राज चलता है। और खासकर ये डिस्टेंस लर्निंग ICT एजुकेशन के अंदर तो बहुत सारे पोर्टल लॉन्च किए गए, एक एक करके तैयार कर लेते हैं। 2014 बजट में बोला एक क्लिक नाम का वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस के लिए सिस्टम बनाएंगे। आगे चल के HRD मिनिस्ट्री लेके आई स्वयं पोर्टल। इट इज़ वन टाइप ऑफ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। जैसे इग्नू का ये ज्ञान कोश है, वहाँ आप BA MA के सारे PDF डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब पे सभी के लेक्चर वीडियो देख सकते हो। तो ऐसी एक पूरी सिस्टम जो हो उसे बोला गया स्वयं पोर्टल। अलग अलग लर्निंग कोर्सेज दिखाए जाते हैं। तो HRD मिनिस्ट्री का स्वयं पोर्टल, साथ ही साथ दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग वो अंधजनों के लिए लेके आता है सुगम्य पुस्तकालय। वो भी ऑनलाइन लाइब्रेरी जैसा ही, बट वहाँ पर सारी ऑडियो ई बुक्स रहेंगी, तो वो अंधजन भी उसको सुन सकता है। इसके अलावा एक प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रम की वेबसाइट है, तो सभी एजुकेशनल स्कॉलरशिप लोन की आपको हेल्प वहाँ से मिल जाएगी। 2017 में HRD मिनिस्ट्री ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया, शगुन पोर्टल, टू मॉनिटर सर्व शिक्षा अभियान आउटकम्स इन वेरियस स्कूल्स। और शगुन नाम क्यों रखा? श से शाला और गुण से गुणवत्ता। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हमने जो अलग अलग स्कूलों को पैसा दिया है, उसके सामने उन्होंने कितने क्लास आयोजन किया, कितना नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया वगैरह, वो सारे आंकड़े स्कूल वालों ने वो पोर्टल में अपडेट करेंगे और फिर हम उसको मॉनिटर करेंगे। दैट इज शगुन पोर्टल। 2017 में एक और चीज़ लॉन्च होने वाली है, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। सिद्धांत कुछ इस तरह से है, मान लीजिए गूगल ड्राइव में ही सभी स्कूल कॉलेज वाले अपने सभी बच्चों की मार्कशीट अपलोड कर दें, तो फिर विद्यार्थी ये जो नकली डिग्री की समस्या है या फिर की फिजिकल जेरोक्स कॉपी और वो सब लेके घूमना पड़ता है, वो पूरी समस्या से निजात हो जाए। आप सीधा ऑनलाइन लिंक दे दो, आपका एम्प्लॉयर या नया जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना है वहाँ जाके क्रॉस चेक कर सके। दैट इज नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। वो अभी बनने वाली है, बट उससे ही पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री ने तो एक डिजी लॉकर बना ही दिया है। वो भी एक प्रकार से गूगल ड्राइव ही है, जहाँ पर आप अपना ये आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह पब्लिक डॉक्यूमेंट्स सभी इंक्लूडिंग स्कूल मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट सब अपलोड कर सकते हो। मित्रों, ये ऐप का ही नाम लिया है तो और भी चीज़ें मैं आपको आगे पढ़ा चुका हूँ। NPCI ने बनाया भीम ऐप, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री बना के लाई मदद ऐप, NRI इन डिस्ट्रेस। फिर पावर मिनिस्ट्री के नीचे एक NBFC कंपनी थी, वो 2 ऐप लेके आई, ऊर्जा मित्र, लाइट चली गई है कि नहीं, एंड गर्व फॉर दिस दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। और नप्पा जो मैंने आपको आगे पढ़ा है वो लेके आए फार्मा सही दाम। 2016 की प्रीलिम में पूछा गया था कि ये स्वयं पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो ऑनलाइन लर्निंग, उस हिसाब से कुछ पूछ ले सकते हैं, कुछ मैथ द फॉलोइंग तो तैयार करते रहना। मित्रों, ये तो अलग अलग ऐप पोर्टल हमने समझ लिए। इसके अलावा क्या HRD मिनिस्ट्री ने नई संस्थाएं बनाई हैं? हाँ, IIT, IIM, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए और पैसा चाहिए, तो हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी हेफा बनाई गई 2016 के बजट में। नए बजट में उनको 250 करोड़ दिए और बोला कि इसके अलावा 1000 करोड़ खुद से मोबिलाइज कर लेना। 2017 बजट में एक और बात बोली कि ये CBSE वाले जो IIT की JEE परीक्षा, JRF नेट परीक्षा, मेडिकल वाली नीट परीक्षा,
टीचर्स के लिए सीटेट परीक्षा, इतनी सारी परीक्षाएं वो पूरा साल लेते हैं, तो उनका वर्कलोड काफ़ी बढ़ गया है। और जो मेन उद्देश्य है भाई बोर्ड एग्जाम और स्कूल एजुकेशन के सुधार, वो कर नहीं पा रहे हैं। सो वी विल फॉर्म अ न्यू नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ऐसा बजट में बोला। अभी 2017 जून में अपडेट आया है कि ऐसी एजेंसी का नाम रखा जाएगा हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी, हीरा। तो देखिए मारपीट के एब्रीविएशन करेंगे एम्पावरमेंट रेगुलेशन। खैर मैंने इसको स्ट्राइक आउट इसलिए किया है कि प्रीलिम के लिए तो मुझे ये काम का नहीं लगता, उससे पहले पेपर सेट हो गया होगा। जब अपडेट आए तो ये स्लाइड में आप अपडेट कर लेना। एचआरडी मिनिस्ट्री ने तो ये नॉन स्टैट्यूटरी टाइप की नई एजेंसियां बनाई फाइनेंस के लिए, टेस्टिंग के लिए। क्या ऑलरेडी कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं? हायर एजुकेशन के लिए 2 स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, यूजीसी एंड एआईसीटीई। उनकी स्थापना कब हुई, क्या काम करते हैं? हेडक्वार्टर दिल्ली में है। मोटो क्या है मैंने यहाँ पर लिखा है। प्रीलिम के लिए बस एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं रखना, बट कि दोनों ही स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। लेकिन यहाँ पर यूजीसी इज द बिगर ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, जुरिसडिक्शन वगैरह वगैरह। यूजीसी वाले कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाक एक्रीडिएशन करते हैं, और एचआरडी मिनिस्ट्री वाले भी एक रैंकिंग सिस्टम लाके आए, उसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। यूजीसी चर्चा में इसलिए है क्योंकि मार्च 2017 में जेएनयू वाले जो पहले अपने पीएचडी एमफिल प्रोग्राम एक एक विषय के लिए 200-300 विद्यार्थियों को एडमिट करते थे, अभी उनको पसीना छूट गया, 10-20 भी लेना मुश्किल हो गया है। क्योंकि बैकएंड में यूजीसी ने सारे नॉर्म्स एकदम टाइट कर दिए कि एक टीचर या एक गाइड कितने लोगों को पीएचडी करा सकता है, उस हिसाब से इतना फंडिंग में पैसा जाएगा वगैरह। तो यहाँ समझने लायक चीज़ ये है, अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स होशियारी नहीं मारते तो क्या आरबीआई गवर्नर मुद्रा बैंक के स्प्रेड पे नियम टाइट रखते? क्या जेएनयू वाले ये एंटी मोदी स्लोगनियरिंग नहीं करते? तो क्या यूजीसी वाले एकदम ऐसे टाइट नियम करते? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसके सामने होशियारी नहीं करनी चाहिए। कमिंग बैक, आईआईएम बिल 2017 क्या है? भारत के अंदर बैचलर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड पीएचडी डिग्री कौन दे सकता है? उसका जवाब कि यूजीसी ने जिसको अनुमति दी हो, ऐसी सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जैसे कि आईआईटी, एम्स एंड एनआईटी। लेकिन ये जो 20 आईआईएम है उनकी तकलीफ वो नेशनल इंपॉर्टेंस वाले में नहीं आते, दे आर रजिस्टर्ड सोसाइटी। अर्थात वो लोग एमबीए की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नहीं देते, वो बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। वो पीएचडी की डिग्री नहीं देते, वो देते हैं फेलो इन बिजनेस मैनेजमेंट, एफपीएम, समथिंग लाइक दैट। तो इन सभी आईआईएम्स को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर क्लासीफाई कर दिया जाए तो वो भी अपनी डिग्री दे सके। और फिर खैर भारत में तो सभी लोग आईआईएम को मानते हैं, बट विश्व में भी वो जाएं तो वो पूरी सिस्टम एक समान रहे। सो देयरफॉर ये आईआईएम बिल 2017 लाया गया। बट सामने कंट्रोवर्सी ये है कि बिल के जरिए आईआईएम के बोर्ड ऑफ गवर्नर में भी सरकार की दखल और उनके नुमाइंदे बड़े, ऐसे कुछ प्रावधान थे, तो आपस में लड़ाई चल रही है। खैर वो अपने लिए काम का नहीं। हमें तो बस इतना याद रखा आईआईएम बिल का उद्देश्य क्या, ताकि उसको यूनिवर्सिटी नहीं बनाना है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बनाना है, ताकि आईआईटी वगैरह की तरह वो भी डिग्री दे सके। मित्रों, हम लोग तो 2016 के लिए भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाल रहे थे, जिसके 3 पिलर थे, पैदा होता, पढ़ता, पैसे कमाता। पैदा होता में मैंने आपको बता दिया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज 68.3 ईयर्स। अभी ये आंकड़ा सीधा ही नहीं लिखना है, यूएनडीपी वाले इसको 85-20 से एडजस्ट करके नए रकम निकालेंगे। एक बात, पढ़ता तो वहाँ पर वो 2 चीज़ निकालेंगे कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इन योर कंट्री। भारत के लिए 11.7 ईयर्स, लेकिन ड्रॉप आउट और दूसरे कारणों से बहुत सारे बच्चे पहले ही निकल जाएंगे, तो व्हाट आर द मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग पता चलेगा, उससे आधा, करीब 6.3 ईयर्स। अब उसकी मदद से एजुकेशनल इंडेक्स बनाया जाएगा। इन दोनों का सिंपल एवरेज नहीं, वो थोड़ा और 18 और 15 से एडजस्ट करके लिखेंगे। एंड थर्ड, पैसे कमाता मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा कितनी है। भारत के लिए बोला गया $5,600 समथिंग। अब इसको भी सीधा फॉर्मूला में यूज़ नहीं करेंगे, $75,000 एंड $100 के साथ नेचुरल लॉगेरिदम की मदद से एडजस्ट किया जाएगा। खैर ये तीनों चीज़ें आपने याद नहीं रखनी, बस ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि इस तरह से 3 आंकड़े निकाले जाएंगे। फर्स्ट विल बी कॉल लाइफ इंडेक्स जो निकलेगा 0.74, सेकंड विल बी एजुकेशन इंडेक्स जो निकलेगा 0.535 समथिंग, एंड लास्टली विल बी इनकम इंडेक्स जो निकलेगा 0.609। अब इन तीनों का सिंपल एवरेज नहीं निकालना है, ज्योमेट्रिक एवरेज निकालना है, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करके उसका क्यूब रूट निकालो, जवाब आपको मिलेगा 0.624। दैट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2016। बस अब आप रैंकिंग शुरू करो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ये
सिस्टम ऐसी बनाई गई है कि हर एक देश का जवाब 0 से लेके 1 के बीच में आएगा। तो 0 से लेके आप ऊपर बढ़ते जाइए, जितने ज़्यादा मार्क उतना बढ़िया देश। तो मतलब 0 के एकदम करीब हो अप टू दिस 0.550, उसको बोलेंगे लो डेवलपमेंट कंट्रीज। और वहाँ भी एकदम बॉटम रैंक में कौन है, 188 रैंक है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और ये तो ह्यूमन डेवलपमेंट की बोलो, हंगर इंडेक्स बोलो, हैप्पीनेस इंडेक्स बोलो, हर एक जगह दिस इज द मोस्ट बोगस कंट्री। उससे थोड़ा ऊपर मतलब 0.550 से 0.700 के बीच में उसको बोलेंगे मीडियम डेवलपमेंट कंट्रीज। जैसे कि भारत का 2015 के लिए रैंकिंग था 130, लेकिन उसमें भी अपना पतन हो गया, तो नए रिपोर्ट में है 131। लेकिन खुशी की बात यह है कि भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान जो कि हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे आगे निकल गए थे, यहाँ उन सब का रैंक हमसे पीछे है, तो हमने उनको हरा दिया। लेकिन फिर दुख की बात यह है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी HIV वाली साउथ अफ्रीका में, लेकिन फिर भी वो लोग भारत से ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक में आ गए 119। खैर उससे भी 0.700 से 0.800 के बीच हाई डेवलपमेंट कंट्रीज। पता चलेगा 90 रैंक पे चाइना है, 79 पे ब्राज़ील है, जबकि वहाँ पर इतना करप्शन है कि उसकी तो प्रेसिडेंट डिल्मा रूसेफ को भी इम्पीच कर दिया गया। स्टिल दे आर बेटर देन अस। उससे भी आगे निकले कि 0.8 से लेके 1 से कम जवाब आए ऐसे देश। तो बेस्ट में बेस्ट कंट्री निकलेगा। फर्स्ट नंबर इज़ नॉर्वे, सेकंड इज़ ऑस्ट्रेलिया, थर्ड इज़ स्विट्ज़रलैंड। आगे चल के 10वां नंबर है अमेरिका का, 18 इज़ इंग्लैंड एंड 49 इज़ रशिया। तो समझने की यहाँ पर बात क्या है कि सभी ब्रिक्स देशों में सबसे ज़्यादा खड्डे में गया कौन देश है? भारत। मित्रों, ये ह्यूमन डेवलपमेंट में हमने देखा कि ये रशिया, तो वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट भारत से ज़्यादा है, और भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से ज़्यादा है। ये तो पूरे देश की बात हुई, पर विद इन द कंट्री ऐसा भी हो सकता है कि अपने ये लुटियंस दिल्ली में रहने वाले अमीरजादे, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट तो रशिया के लोगों से भी ज़्यादा हो, और मध्य प्रदेश, उड़ीसा के अंदर के गरीब लोग, हो सकता है उनका ह्यूमन डेवलपमेंट सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से भी नीचे पतन हुआ हो। तो विद इन द कंट्री इनइक्वालिटी कितनी है ये मेजर करना चाहिए। उसका एक तरीका हो सकता है गिनी कोएफिशिएंट, कि आप एक्स एक्सिस पे क्यूमुलेटिव हाउस होल्ड लिखो एंड वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव वेल्थ, और ये ग्राफ में जैसे दिखा है ऐसी एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। उसका मतलब क्या, भारत की 10% जनता के पास भारत की 10% वेल्थ है, 20% के पास 20 एंड सो ऑन। बट रियल लाइफ में ऐसा होगा नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं, ऐसी कर्व्ड लाइन बनेगी, जिसका मतलब ये होगा कि भारत की 70% जनता के पास पर्पल लाइन क्रॉस किया तो कि 70% जनता के पास भारत की 20% वेल्थ ही है एंड सो ऑन। ये जो कर्व शेप बनता है उसको बोलते हैं लॉरेंस कर्व। पूरा इंटरप्रिटेशन ज़्यादातर ऐसा ही निकलता है कि भारत के रिचेस्ट 10% के पास भारत की 90% वेल्थ है। ये इनइक्वालिटी ऐसे मेजर करने के लिए इटालियन स्टैटिस्टिशियन कोराडो जीनी ये कंसेप्ट लेके आए। उसकी फॉर्मूला क्या है वो काम की नहीं, बस याद इतना रखना कि अगर 0 जवाब आएगा तो स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब इक्वालिटी है, और अगर 1 जवाब आएगा तो एकदम इनइक्वालिटी है। वर्ल्ड बैंक वाले हर एक देश का गिनी कोएफिशिएंट निकालते हैं। भारत का निकाला 34%, मतलब हमारा भी ऐसा कुछ बो शेप कर्व निकलेगा। ये पूरा कंसेप्ट वैसे तो समथिंग रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट क्योंकि CDS या CAPF में एक बार पूछ लिया था तो हमको भी UPSC के लिए इतना तो तैयार होना चाहिए। खैर पूरी वार्ता का सार ये था कि ह्यूमन डेवलपमेंट बराबर 131st कंट्री इन द होल वर्ल्ड, बट हो सकता है भारत में भी कुछ लोग उससे पीछे रह गए हो, जैसे कि विकलांग लोग, उनके लिए क्या। वैसे तो 1992 में ये 73rd 4th अमेंडमेंट तो पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज के हाथ में फंक्शन दिया गया, दे हैव टू लुक आफ्टर दिस हैंडीकैप एंड रिटार्ड्स। वैसे रिटार्ड शब्द तो इमोशनली इनसेंसिटिव माना जाता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में रिटार्ड ही लिखा है। खैर आगे चल के 1995 में कानून बनाया गया, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसके अंतर्गत एक स्टैट्यूटरी बॉडी चीफ कमिश्नर बनाया गया, और वहाँ विकलांगता की व्याख्या ये की कि आपका अगर कोई ऑर्गन 40% या उससे ज़्यादा काम नहीं करता तो आप विकलांग है। लेकिन उसके बाद साल 2006 में एक UN कन्वेंशन हुआ, वहाँ बहुत नई बातें करी गई। वो सभी चीज़ों को भारत में लागू करने के लिए हमने साल 2016 में राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट बनाया, और ये पुराना 95 वाला कानून रद्द कर दिया गया। ये नए कानून में पहले 7 विकलांग की श्रेणी थी, उसको बढ़ा के कर दी 21 कैटेगरीज। प्रीलिम के लिए याद रखने लायक नाम ये हैं: लेप्रोसी क्यूर्ड, एसिड अटैक विक्टिम्स, 3 टाइप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स, थैलेसेमिया, हीमोफीलिया एंड सिकल सेल, ये लोग भी विकलांग की श्रेणी में आएंगे। अब ये तीनों रोग के क्या कारण हैं वो ल्यूसेंट जी के या GS मैनुअल में आराम से पढ़ लेना। इसके अलावा मेंटल डिसेबिलिटी तो स्पेसिफिक कैटेगरी व्याख्यात की गई कि पार्किंसन डिजीज या स्पेशल लर्निंग डिसीज एंड सो ऑन। और ये 21 तो अभी कैटेगरी, अगर सरकार को लगे तो वो और ज़्यादा कैटेगरी भी डाल सकती है।
विकलांग की पहले रिजर्वेशन था 3%, बढ़ा के बोला 4%। चीफ कमिश्नर वो स्टैट्यूटरी बॉडी तो कंटिन्यू रही, बट उसके पावर्स बढ़ाए गए, उसको एडिशनल ऑफिशियल दिए जाएंगे, उसकी एक एडवाइजरी बॉडी होगी, नेशनल और स्टेट लेवल पे फंड बनाएंगे, अलग से कोर्ट होंगे एंड सो ऑन। बट वो सारी चीज़ें आप पीआरएस इंडिया में देख लेना, फॉर द मेंस एग्जाम प्रीलिम के लिए उतना छोटा छोटा करने का कोई मतलब है नहीं। खैर ये तो हमने कानून में सुधार करे, कोई विभाग के अंदर सुधार करे कि नहीं। हाँ, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के नीचे डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट, तो मोदी ने उसका हिंदी में नाम बदल दिया दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग। ये विभाग के ऊपर 3 काम हैं। सुगम्य भारत अभियान, जिसको एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, उसको पीएच फ्रेंडली बनाया जाएगा। फिर साल 2016 में ये डिपार्टमेंट लेके आया ऑनलाइन सुगम्य पुस्तकालय, ताकि अंधजन भी वो ऑडियो ई बुक की मदद से सारी किताबें देख सके, पढ़ सके। 2017 में इन लोगों ने ब्लाइंडनेस की व्याख्या में भी सुधार किया। WHO की व्याख्या है कि कोई व्यक्ति अगर 3 मीटर से उंगलियां नहीं गिन सकता देन ही इज अ ब्लाइंड पर्सन। भारत के अंदर 6 मीटर वाला नियम था, तो हमने WHO के साथ अलाइन कर दिया। अच्छा, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में विकलांगों का भी सशक्तिकरण कुछ हमने देख लिया। फिर ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए क्या, 92 में ही हमने ये पंचायती राज बॉडी वाली चीज़ तो लेके आए, बट शेड्यूल एरिया के अंदर भी वो चीज़ लागू करने के लिए 96 में बनाया गया पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, एक पेशा एक्ट। लक्ष्मीकांत में और विगत आपको मिल जाएंगी। साल 2006 में हम लेके आए फॉरेस्ट राइट एक्ट। उसके 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, ऐसे वनवासी लोग जो कि जंगल के अंदर ही खेती करते थे, तो उनको एग्रीकल्चर राइट्स, लैंड टाइटल्स दिए जाएंगे। और दूसरा, ग्राम सभा के हाथ में आजू बाजू के फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट के सभी पावर्स रहेंगे। ये तो कानून हुए। योजनाएं क्या, 5th 5 ईयर प्लान से हम लेके आए ट्राइबल सब प्लान, मतलब उनके विकास का खास ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इतने साल तक इतनी योजनाएं चली तो कोई खास फर्क दिखा नहीं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी गुजरात के अंदर चीफ मिनिस्टर थे, तो केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं में आने वाले ट्राइबल का पैसा, उसको उन्होंने कन्वर्ज करके अपनी एक नई योजना बना ली थी, चीफ मिनिस्टर्स 10 पॉइंट प्रोग्राम, जिसका गुजराती में नाम था वन बंधु कल्याण योजना। और वही चीज़ 2014 जब वो प्रधानमंत्री बने तो पूरे भारत में लागू कर दी। वन बंधु कल्याण योजना, उसका क्या काम है, ऑलरेडी जो स्कीम चल रही है उसका ही पैसा कन्वर्ज करके आउटकम्स और बढ़ाए जाए, कि ये ट्राइबल लोगों के लिए बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, कल्चरल प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह। और ये हेल्थ के अंदर खास की सिकल सेल एनीमिया के ऊपर फोकस दिया जाएगा। मित्रों, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स 6 हैं, उसमें एक है अम्ब्रेला स्कीम फॉर द ट्राइबल। वहाँ पर एक कंपोनेंट है ये वन बंधु कल्याण योजना। नए बजट में 500 करोड़ दिए। उद्देश्य क्या है, नीचे राज्य सरकार के विभागों को पैसा दिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए, एनजीओ को प्रोजेक्ट में फाइनेंस में देंगे, ये मेला और हाट वगैरह लगाए जाएंगे। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, उसके चीज़ें, एथनिक कंपोजिशन भारत का क्या है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स क्या होते हैं। तो सेंसस और डेमोग्राफी के साथ जुड़ी हुई ऐसी थियोरेटिकल इश्यूज मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आप ये वाले वीडियो लिंक में वो देख लेना। तो मित्रों, इस तरह से हम लोगों ने हेल्थ, एजुकेशन, विकलांग और आदिवासियों के लिए कौन कौन सी योजनाएं पढ़ लिया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गिनती भी कर दी, पैदा होता, पढ़ता, पैसे कमाता, टोटल 188 कंट्रीज, जिसमें भारत का रैंक क्या है 131। ये एक बात हुई। लेकिन विद इन भारत जो इनइक्वालिटी होगी उसके साथ एडजस्ट करके निकाला जाता है एक दूसरा इंडेक्स, उसको बोलते हैं IHDI, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वहाँ पर 188 कंट्रीज नहीं, 151 कंट्रीज, और भारत का रैंक आया 97। UNDP ने बोला कि बिकॉज ऑफ दिस इनइक्वालिटी इन योर कंट्री 27% तो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट लॉस हो जाती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के 2 इंडेक्स देख लिए। अभी महिलाओं के रिलेटेड 2 इंडेक्स। पहला है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, बहुत आसान है। भारत का हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला सम 0.6, तो बस अब भारतीय महिलाओं का आप अलग से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालो। मान लीजिए वो निकले 0.6, और नीचे भारतीय पुरुषों का निकालो 0.6, तो जवाब क्या होगा 1 आ जाएगा। तो फीमेल HDI डिवाइडेड बाय मेल HDI, दैट विल बी जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर जवाब ये क्या 1 से ऊपर आ जाए तो उसका मतलब क्या है कि महिलाओं का विकास पुरुषों के बराबर या उससे अधिक हुआ है। ईस्ट यूरोपियन कंट्री में आपको ऐसा मिल जाएगा, तो उन सबको ग्रुप 1 में रखेंगे। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग नहीं होता, ग्रुप बनाए जाते हैं। एकदम बढ़िया हो तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और सबसे खड्डे में तो 5th ग्रुप। भारत 5th ग्रुप में है। मतलब भारत के अंदर महिलाओं का मानव विकास भारत के पुरुषों के मानव विकास के कंपैरिजन में कम हुआ है। दिस इज जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो फिर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स क्या है मित्रों? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तो हमने पढ़ लिया पैदा होता, पढ़ता, पैसे कमाता। लेकिन
अगर लड़का है तो उस हिसाब से आगे बढ़ जाएगा, लड़की शायद उतना आगे ना बढ़ पाए। दैट इज जेंडर इनइक्वालिटी। ये भाई बहन के अंदर ये भाई है, पैदा हुआ, पढ़ा, स्कूल में पढ़ेगा, कॉलेज में पढ़ेगा, आईआईटी आईएम में पढ़ेगा और आगे चल के करोड़ों रुपए का पैकेज निकालेगा, वो तो आगे बढ़ गया। बट उसकी बहन हो सकता है कि स्कूल की पढ़ाई बीच में उसको छोड़ देनी पड़े घर के काम में हाथ बटाने के लिए। हो सकता है उसके माँ बाप उसकी बचपन में ही शादी करा दे, वो जल्दी से गर्भवती बन जाए और डिलीवरी के दौरान ही उसकी मैटरनल मोर्टालिटी हो जाए। तो मतलब जेंडर इनइक्वालिटी के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। बस यही चीज़ की गिनती के लिए साल 2010 से यूएनडीपी वाले लेके आए जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। उसके भी 3 पिलर है। पहला पिलर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल मोर्टालिटी रेट कितना है। भारत के अंदर 1 लाख लाइव बर्थ पे 174 माताएं का देहांत हो जाता है। एडोलेसेंट बर्थ रेट क्या है, मतलब 15 से 19 के बीच ही कोई गर्भवती बच्ची और वो जन्म देती हो बच्चों को, तो 1000 लाइव बर्थ के सामने 24 बच्चे ऐसे कम उम्र की माताओं से पैदा होते हैं। इसीलिए आप याद करो, ये जो प्रधानमंत्री की मैटरनिटी बेनिफिट ट्रांसफर योजना जो है, वहाँ पर 6000 रुपये मिलेंगे बशर्त है कि 19 साल से ज़्यादा उम्र की माता हो, ताकि हम ये पूरी न्यूसेंस के सामने लड़ सकें। सो फर्स्ट पिलर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सेकंड इज एम्पावरमेंट अगेंस्ट द मैन। पार्लियामेंट में कितनी महिलाएं हैं, 12.2%। एचएससी कंप्लीट किया इसकी कितनी, 30.3। इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो भारत में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं का कितना है, अराउंड 26-27%। तो बस इन सब की मदद से फिर आप नया इंडेक्स तैयार करेंगे, रैंकिंग बनाएंगे। बेस्ट रैंकिंग आएगा स्विट्जरलैंड का, दैट इज फर्स्ट कंट्री। भारत तो खड्डे में गया देश है, तो 125th कंट्री। अब यहाँ पर कुल मिला के 188 कंट्री नहीं है, क्योंकि सभी से डेटा नहीं निकलता, तो टोटल 159 कंट्रीज, और वहाँ पर सबसे खड्डे में गया है यमन एंड सेकंड लास्ट इज पाकिस्तान। तो अब प्रश्न होता है, अगर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के नाम पे पाकिस्तान सेकंड मोस्ट बोगस कंट्री है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में वो भारत से आगे कैसे हो सकता है, सोचो। एनीवेज, व्हाट इज सेक्स रेशियो, 1000 पुरुषों के सामने कितनी महिलाएं हैं। देन व्हाट इज चाइल्ड सेक्स रेशियो, 0 to 6 एज ब्रैकेट में 1000 लड़कों के सामने कितनी लड़कियां हैं। कॉमन सेंस की बात है, 1000 से कम ही होंगी। सेंसस 2011 के हिसाब से टोटल 918, और ये 71 के सेंसस से कॉन्स्टेंटली नेगेटिव ही चल रहा है। तो इससे लड़ने के लिए क्या, अगर लड़कियों की संख्या इतनी कम है, उसका मतलब क्या हो रहा है कि भ्रूण हत्या हो रही है। सो 1994 में पीसीपी एंड डीटी एक्ट बनाया गया। आगे चल के मोदी सरकार साल 2015 में उन्होंने महिला बाल विकास मंत्रालय को बोला कि पूरे भारत के अंदर एकदम खराब चाइल्ड सेक्स रेशियो हो, ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट को आप आइडेंटिफाई करिए और वहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत काम करिए, ताकि अपना चाइल्ड सेक्स रेशियो इंप्रूव होकर 950 तक तो पहुँचा सके हम लोग। इसके लिए महिला बाल विकास मंत्रालय, एचआरडी मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, इन सब की हाल की जो जो योजनाएं हैं उनको कन्वर्ज करके और फोकस किया जाएगा कि एक तो काम ये भ्रूण हत्या को रोकी जाए, बच्चों की शिक्षा, अलग से टॉयलेट की व्यवस्था, न्यूट्रिशन कंपोनेंट वगैरह वगैरह। फिर मास कम्युनिकेशन अवेयरनेस, अगर कोई संस्था है या कोई व्यक्ति ऐसा जोरदार आइडिया लेके आए जिससे हम भ्रूण हत्या के सामने लड़ सके, तो उसको इनाम की भी व्यवस्था करेंगे। ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसकी अलग चीज़ है सुकन्या समृद्धि फिक्स डिपॉजिट स्कीम। याद करो, मैंने आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन लेक्चर में पढ़ाया था। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है कि माँ बाप वो बच्ची के नाम का फिक्स अकाउंट खोलेंगे, वहाँ पर नियमित पैसे जमा करेंगे, तो इंटरेस्ट जिसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, और फिर 18 साल और उसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं वगैरह। ये वाले लेक्चर लिंक पे आपको मिल जाएगा। नए बजट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 200 करोड़ दिए गए। अब प्रश्न होता है, ये किस टाइप की योजना है। आप याद करो 22 कोर स्कीम्स, मतलब वहाँ कॉस्ट शेयरिंग क्या होता है, 60-40-90-10। अब ऐसी 22 कोर स्कीम के अंदर 20 नंबर की योजना है मिशन फॉर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन, जो महिला बाल विकास मंत्रालय देखता है। अब ये मिशन एक अम्ब्रेला स्कीम है, उसके नीचे बहुत सारी योजनाएं जिसके अंदर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, अर्थात दिस इज ऑल्सो कोर स्कीम 60-40-90-10। इसके अलावा भी ये महिला बाल विकास मंत्रालय और भी कुछ करता है, स्वधर, उज्ज्वला, स्टेप, निर्भया, प्रियदर्शिनी वगैरह, वो सभी योजनाएं जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं। माल न्यूट्रिशन बच्चों में रोकने के लिए सबला स्कीम, और एडल्ट वीमन में रोकने के लिए स्नेह शिविर योजना। लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए एक है स्टेप और दूसरा है प्रियदर्शिनी। बेसिकली उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उनको तालीम देंगे और कुछ धंधे रोजगार पे लगाएंगे। अब ये प्रियदर्शिनी स्कीम इट इज़ मेंट स्पेसिफिकली फॉर यूपी एंड बिहार, लेकिन ये महिला बाल विकास मंत्री
मानेका गांधी ने 2015 में पाया कि कोई योजना असल में नीचे लागू हुई ही नहीं, एनजीओ वाले ऐसे ही देठोक पैसा खा जाते हैं। इसलिए 2016 से ये प्रियदर्शिनी योजना तो उन्होंने बंद करा दी है और ऐसा राज्यसभा में भी बोला। महिला बाल विकास मंत्रालय के पास 2 प्रकार के फंड है। पहला राष्ट्रीय महिला कोष, जिसकी मदद से वो एनजीओ को पैसा देते हैं, एनजीओ वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसा देते हैं, मतलब इनडायरेक्ट लैंडिंग किया जाता है। दिल्ली निर्भया गैंगरेप के बाद 2013 में निर्भया फंड बनाया गया। इट इज़ वन टाइप ऑफ नॉन लैप्सेबल फंड, मतलब जो पैसा आएगा तो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया तो वापस चला जाएगा और पार्लियामेंट को फिर से पूछना पड़ेगा, ऐसा नहीं। सो दिस नॉन लैप्सेबल फंड, जिसकी मदद से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कोई एनजीओ जो भी वीमेन सेफ्टी का कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है तो फाइनेंस में पैसा देंगे। जैसे कि 2015 में ये वन स्टॉप सखी सेंटर खोलने के लिए बोला गया। फिर पूर्ण शक्ति केंद्र। अब मित्रों ये देखिए, पहले पूर्ण शक्ति केंद्र था, फिर 2015 में बोला वन स्टॉप सखी केंद्र, फिर 2017 में बोला आंगनवाड़ी में महिला शक्ति केंद्र बनाएंगे। ये सभी का जिस्ट क्या है, एक कोई सेंटर होगा, वहाँ पर कोई काउंसिलर, तो फिर स्किल डेवलपमेंट चाहिए या फिर वैक्सीनेशन, मेडिकल हेल्प, डोमेस्टिक वायलेंस, कुछ लीगल हेल्प, वो सभी के लिए आपको सुविधाएं दी जाएंगी। सो 2 फंड्स एंड देन सो मेनी शक्ति केंद्र्स। शेल्टर के लिए भी 2 योजना है, एक स्वधर स्कीम और दूसरा उज्ज्वला। उज्ज्वला वो वैश्यावृत्ति से रेस्क्यू की गई महिलाओं के लिए, और स्वधर है जिन्हों ऐसी कोई विधवा महिलाएं, त्यक्ता महिलाएं, जेल से छूटी महिलाएं, उन सबको मदद करने के लिए। दोनों ही शेल्टर होम टाइप की योजनाएं हैं। अब ये उज्ज्वला एक है प्रोस्टिट्यूशन से निकाली महिलाओं के लिए, उसके अलावा भी एक उज्ज्वला योजना है, याद करो, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री वाले बीपीएल महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन के लिए मदद करते हैं। महिला बाल विकास मंत्रालय महिलाओं को अवार्ड भी देता है, स्त्री शक्ति पुरस्कार। किसको मिले वो काम का नहीं, बट 6 कैटेगरी जिन महिलाओं के नाम पे बनाई गई हैं, कन्नगी, रुद्रम्मा, माता जीजाबाई, अहिल्याबाई होलकर, लक्ष्मीबाई, रानी गाइडलाइनलू जैलान, ये सभी का अपने भारत के इतिहास में क्या महत्व है मैंने इधर लिख दिया है, आराम से पढ़ लेना। कोई स्टैट्यूटरी बॉडी वगैरह है कि नहीं? हाँ, वीमेन के लिए 91 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी, 95 में यूएन ने बीजिंग डिक्लेरेशन किया, 2015 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लेके आए, 2016 में ड्राफ्ट न्यू पॉलिसी फॉर वीमेन, जो कि एक पीएम राजपूत कमेटी की सिफारिशों से मिलती जुलती करके बनाया था। उधर बोला था जैसे आशा वर्कर होती है ऐसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में कृषि सखी लेके आएंगे, पर ये पूरी 2016 में कुछ फाइनलाइज हुआ नहीं। 2017 में भी अब बोला है कि वापस ड्राफ्ट पॉलिसी उसका अप्रूवल लेंगे। तो जैसे वो एजुकेशन का चल रहा है ऐसा ही मुद्दा ये वीमेन पॉलिसी का चल रहा है। बालकों के लिए क्या, उनके लिए भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। फिर एडॉप्शन के लिए एक अथॉरिटी, वो भी अब स्टैट्यूटरी हो गई और उनका ऑनलाइन पोर्टल है कैरिंग्स, कारा का कैरिंग्स पोर्टल। ये महिला बाल विकास मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट ने साथ मिलकर एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया, खोया पाया, गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए। चाइल्ड सेक्स अब्यूज को रोकने के लिए 2012 में एक कानून बना, पॉक्सको एक्ट, और उसका एक ई बॉक्स ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम। वहां पर जो फरियाद होगी तो बैकएंड में ये महिला बाल विकास मंत्रालय और ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स वो उस समस्या का देखेंगे। इसके अलावा भी कुछ कंटेम्पररी इशू चल रहे हैं। 1979 में बना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसके अंतर्गत 20 वीक से ज़्यादा वाला एबॉर्शन नहीं कर सकते, लेकिन रेप विक्टिम के केस में हाईकोर्ट अप टू 24 वीक्स तक को भी एबॉर्शन की अनुमति देती है। तो वो कानून में ये सुधार करने की बात चल रही है कि इतना एक्सटेंशन उसी में दे दिया जाए। 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को सुधार किया गया कि 16 से 18 की उम्र के ये जो जुवेनाइल्स हैं, रेपिस, किलिंग, ऐसी हिमनियस क्राइम में पकड़े जाएं तो फिर उनको एडल्ट के स्वरूप में ही उनका कोर्ट की सुनवाई हो और सजा दी जाए। 2016 से ये नियम लागू हुआ। और ट्रिपल तलाक का मुद्दा चल रहा है तो वो मेंस के लिए खैर सब कुछ देखेंगे। तो मित्रों, इस तरह से अपना यूएनडीपी का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2 टाइप के समझ लिए, योजनाएं देख ली, जेंडर डेवलपमेंट के 2 इंडेक्स देख लिए, उसकी योजनाएं भी देख ली। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो दिस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसके साथ सरकार की कौन कौन सी गरीबी और भूखमरी से लड़ने की योजनाएं हैं, और साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे का 10 चैप्टर। तो ये सब कुछ मिला के नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा। इट विल बी द लास्ट वीडियो इन आवर BES 17 सीरीज।